सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो हमने बहुत सारी सी बातें पिछले वाले कुछ वीडियोस में हमने करी। अभी हम यहाँ से देखेंगे लाइफ ऑफ वर्कर्स एट दैट टाइम, वर्कर्स की लाइफ कैसी हुआ करती थी। और इससे पहले वाले वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि ब्रिटेन में लेबर की कभी कमी नहीं थी। वहाँ पे लेबर आप कह सकते हो अमेरिका में लेबर की शॉर्टेज हुआ करती थी, बट ब्रिटेन में लेबर की कोई कमी वगैरह नहीं थी। तो ये जो अबंडेंस ऑफ लेबर जो ब्रिटेन में हुआ था, ये इसके वजह से जो वर्कर्स थे, जो लोकल में वर्कर्स थे, उनकी लाइफ बहुत एक हद तक अफेक्ट हुई थी। क्यों, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही किसी को नई जॉब मिलती थी, क्योंकि देखो कंट्री साइड हो या फिर अर्बन वाला एरिया हो, दोनों ही जगह के लोगों को जॉब की नीड होती थी, ठीक है। तो जैसे ही अब क्योंकि ना जो ये कंट्री साइड में जो लोग रहते थे गांव वगैरह में, उनको ज़्यादा नीड होती थी, जस्ट बिकॉज कि जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं वो तो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। बट जो गांव में रहा करते थे उनकी जो पॉसिबिलिटी है काम करने की वो बहुत कम थी। तो क्या होता था, जैसे ही ये जो खबर थी कि हाँ चलो इस एरिया में जॉब मिल रहा है, ये वाली खबर जैसे ही गाँव में पहुँचती थी तो गांव से बहुत भारी मात्रा में लोग इस शहर में जाके माइग्रेट कर लिया करते थे। मतलब माइग्रेट इन द सेंस कोई जाके वहीं पे सेटल हो जाया करता था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। बट हाँ, कुछ कुछ केसेस मिले हमें ऐसे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक घर से मतलब जिसको भी काम करने जाना है वो जा रहा है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि जो वहाँ पे काम वगैरह हुआ करते थे वो सीज़न के बेसिस पे हुआ करते थे। मतलब अगर क्रिसमस आया तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो होता था, बुक्स वगैरह होता था, उनको प्रिंट करने में बहुत समय जाता था, बहुत खर्चा भी लगता था और बहुत लेबर भी लगते थे लोग। तो एट दैट टाइम वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। बट अगेन वही बात आ जाती है फिर से कि जैसे ही क्रिसमस का सीज़न ख़त्म हुआ, तो मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ क्रिसमस का, ऐसे बहुत सारी सी चीज़ें हुआ करती थी। तो मान लो जिस टाइम पीरियड पे आप काम कर रहे हो, अगर आपका उतना टाइम लिमिट ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप फिर से आप कहाँ जाओगे, आप सड़कों पर ही आ जाओगे, ठीक है। और ये जो लोग जाते थे, बहुत सारे से लोग उसमें से ऐसे होते थे जिनके सोशल रिलेशंस हुआ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गांव में रहती हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मैं जाऊँगी शहर में। और शहर में मैं कैसे जाऊँगी पता है, मान लो मेरा शहर में कोई रिश्तेदार वगैरह रहता है या फिर मेरा कोई दोस्त वगैरह वहाँ पे रहता है, तो उसने मुझे कॉल करके बोलता है कि हाँ मिल्सी देखो यहाँ पे जॉब मिल रही है, तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक सीट खाली है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सबका कोई ना कोई सोशल कनेक्शन वहाँ पे होता था। मतलब 95 और यू कैन से 90 और 95% लोग वहाँ पे ऐसे हुआ करते थे जिनका कोई ना कोई सोशल कनेक्शन होता था। अब या तो वो फैमिली से हो या फिर फ्रेंड से हो, ठीक है, या फिर अब जिससे भी हो, बट सभी के पास सोशल कनेक्शंस नहीं थे। जो जॉब सीकर्स हुआ करते थे, मतलब जिनको जॉब की नीड हुआ करती थी, वो हफ्तों हफ्तों दिन वेट करते थे वहाँ पे जा कर के। अपनी जो ब्रिजेज़ होते हैं, जो आपने देखा होगा हाईवे, जो फ्लाईओवर होता है उसके नीचे वो लोग अपना नाइट स्पेंड करा करते थे। या फिर किसी एक मान लो कोई शेल्टर वगैरह हो गया, वहाँ पे वो लोग अपना नाइट स्पेंड करा करते थे। कुछ लोग जो नाइट रेफ्यूजीज़ होता है, जो कभी प्राइवेट इंडिविजुअल ने ओपन कर रखा होता था, वहाँ पे अपनी दिन रात गुजारा करते थे वहाँ पे लोग। कुछ लोग कैजुअल वार्ड्स में शिफ्ट हुआ करते थे, जो कि एक पुअर लॉ अथॉरिटीज़ के थ्रू बनाई गई होती थी। जो क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सारे काम होते थे वो सीज़न के बेसिस पे होते थे। अब नौसी उसके बाद में मान लो एक टाइम पे आप बहुत बिज़ी हो, ठीक है, बिज़ी हो जस्ट बिकॉज आपके पास वर्क है। अब अगर आपके पास आपका जब वो सीज़न ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने क्रिसमस का एग्जांपल दिया, जैसे ही क्रिसमस ख़त्म होगा, ये जो लोग थे ना वो वापस सड़कों पे आ जाते थे। इनको फिर से जॉब की नीड पड़ती थी और ये इधर उधर भागते रहते थे, इधर उधर ये लोग माइग्रेट करा करते थे। और ऐसा भी होता था कि कुछ लोग कंट्री साइड से, सॉरी, कुछ लोग शहर से वापस अपने गांव में आते थे जैसे ही विंटर्स ख़त्म होते थे। तो क्योंकि देखो विंटर्स में ना लेबर की डिमांड वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो हमें ना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता था हर साल। ट्रेड वगैरह में भी अब देखो, या फिर कुछ मैन्युफैक्चर करना हो उसमें भी देखो, मैन्युफैक्चर तो मैं नहीं बोलूँगी बट हाँ आप ट्रेड वगैरह कह सकते हो, उसमें ना हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते थे। और
जैसे ही विंटर सीज़न ख़त्म होता था या फिर जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं क्रिसमस का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, आप वहीं से कनेक्ट कर पाओगे, अच्छे से समझो उसको। मान लो ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हुआ, ये लोग वापस से सड़कों पे आ जाएंगे, बहुत लोग कुछ और काम करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने गाँव वापस चले जाएंगे जस्ट बिकॉज अब समर्स आएंगे, वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा। ऐसा नहीं कि विंटर्स में एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ समर्स में उन लोग को ऐसा लगता था कि हमें गांव जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमारी और ज़्यादा डिमांड होगी। डिमांड तो खैर उतनी गांव में नहीं हुआ करती थी। अब गांव में आप क्या डिमांड करोगे लोगों से, ठीक है, गांव तो अभी उतना खुद ही डेवलप नहीं था, तो बहुत सारे लोग फिर भी अपने रूरल एरियाज़ में माइग्रेट करते थे, मतलब मूव कर लिया करते थे। अगेन कुछ लोग थे जो और जॉब्स वगैरह करा करते थे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया था कि वो किस टाइप के और जॉब्स वगैरह करा करते थे, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी में जो जॉब पाना था ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एट दैट टाइम वहाँ के लोगों के लिए। वेजेस इन लोग के कब बढ़े, आप कह सकते हो अर्ली 19th सेंचुरी वाला जब टाइम पीरियड चल रहा था, तो तब जा कर के इन लोगों के वेजेस बढ़े। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि सारा सब कुछ वेजेस पे तो डिपेंड नहीं हुआ करता था इनका। फॉर एग्जांपल देखो, जब आपने सुन रखा होगा कि अगर क्लास 9th वाला हमारा सीरीज़ देख रखा है, तो वो नेपोलियनिक वॉर के बारे में आपने सुन रखा होगा। एट दैट टाइम क्या होता है, जो चीज़ें हैं, जो भी मार्केट में जो चीज़ें बिक रही हैं, उसके जो प्राइसेस होते हैं ना, वो एक लिमिट से ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। अब जब प्राइसेस जो हाई हो जाते हैं, तो जो रियल वैल्यू होती है, मान लो वर्कर्स पर डे का 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, जो कि इतना नहीं होता था, मैं बस बता रही हूँ एग्जाम्पल। उन 100 रुपीज़ में वो पहले बहुत कुछ कर लेते थे जस्ट बिकॉज पहले प्राइस जो था वो नॉर्मल था। अभी क्या चल रहा है, जब ये नेपोलियनिक वॉर चल रहा था उस टाइम पे क्या चल रहा है, प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब वो जो 100 रुपये वो बंदा कमा रहा है, उन 100 रुपये के लिए भी उसमें भी उसको डिफ़िकल्टी हुआ करती थी कि इसमें क्या खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ। जो चीज़ें पहले 10 रुपये की मिलती थी, अब वो अकेले की 100 रुपये की मिलने लगी, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हुई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इनकम थी ना वर्कर्स की, वो बस वेजेस रेट पर डिपेंड नहीं थी। कहने का मेरा ये मतलब है कि वेजेस रेट पे वो क्यों डिपेंड होगी, हाँ बाकी लोग की होती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट ये यहाँ के जो वर्कर्स थे इनकी इनकम किस पे डिपेंड थी, अकेले वेजेस पे थोड़ी ना डिपेंड थी। वेजेस पे तो तब डिपेंड होगी ना जब इनको एम्प्लॉयमेंट हर दिन हर टाइम हर सीज़न मिलेगी, बट ये तो अनएम्प्लॉयड रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इनका जो इनकम हुआ करता था वो इनके एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती थी। अगेन एम्प्लॉयमेंट, व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे लोग मिल्स में जा रहे हैं, ज़रूरी थोड़े ना कि सारे लोग वो क्रिसमस टाइम पे प्रिंट वाला ही काम कर रहे हैं। कुछ लोग थे जो नॉर्मल से जॉब करते थे, कुछ लोग थे जो फैक्ट्रीज़ में करते थे, कुछ लोग थे जो मिल्स में करते थे, कुछ लोग थे जो बिल्कुल ही लोअर लेवल का काम करते थे, ठीक है। तो जो इनका जो मैक्सिमम इनकम जो होता था वो इनके एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड होता था, जो कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो सीजनल था। आप देखोगे एट द बेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, ठीक है। ये मिड 19th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड था, 10% जो अर्बन पॉपुलेशन थी ना, दे वर एक्सट्रीमली पुअर, ऐसे हालात हो रखे थे। तो सोचो अभी अर्बन एरियाज़ में, अर्बन पॉपुलेशन में 10% लोग गरीबी के हालात में जी रहे हैं। हम गाँव की तो हम बात नहीं करेंगे फिर। अगेन जब इकोनॉमिक स्लम्प, नॉट लैम्प, दिस इज़ इकोनॉमिक स्लम्प, ठीक है, आर्थिक मंदी जिसको बोला जाता है, जब ये वाला टाइम पीरियड आया 1830 में, ये वाला टाइम पीरियड आया था। इतना डेट वेट जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कहानी की तरह सुनते जाओ, डेट वेट कभी बाद में याद कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑप्शनल से हो तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज छोड़ दो, रहने दो, ठीक है। तो जब यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आए, उस टाइम पे आप देखोगे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनका जो प्रपोर्शन, अगर आप परसेंटेज में देखो तो पहले 35% लोग अनएम्प्लॉयड थे, अभी 75% लोग पूरे डिफरेंट रीजन में अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। ये जो फियर था अनएम्प्लॉयमेंट का, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल बना दिया कि अब अच्छा, मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताई थी स्पिनिंग जेनी, मैंने कुछ थ्रेशिंग मशीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे थ्रेशिंग मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, जो फीमेल्स थी या फिर जो मेल्स थे वो दे स्टार्टेड अटैकिंग, मतलब उनने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों को ये डर था कि ये नई नई मशीन्स आएंगी तो जो हम काम करते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो डिक्लाइन ना हो जाए, हमारा लिवलीहुड हमसे ना छिन जाए। इस वजह से उन लोगों ने थ्रेशिंग मशीन पर अटैक करना चालू कर दिया। ऐसे कुछ यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी लोगों को ये अपने अनएम्प्लॉयमेंट का फियर था, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गए टुवर्ड्स जो नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, उसके लिए। तो इसके आप एग्जांपल से समझो, जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस हुई थी ना,
वुलन इंडस्ट्री में। तो जो विमेन थी जो अपने हाथ से स्पिनिंग करती थी, उसी के थ्रू उनका सर्वाइवल होता था। इनने उन नए नए जो मशीन्स थे उनको उन पे अटैक करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो स्पिनिंग जेनी थी उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसने उसको ख़रीद के लाया था उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। ठीक है, जो वर्कर्स थे वो अभी कभी आप देखोगे कि जब उनका सीज़न ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद कहीं वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं वो किसी और इंडस्ट्री में जा रहे हैं, फिर कोई अपनी बहुत सारे लोग तो अपनी जॉब छोड़ दिया उनने, बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए, तो वो भी सही नहीं है, उनके भी उनको रिपरकशंस झेलने पड़े थे। और आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जैसे अभी मैंने बात करी, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो वर्कर्स थे वो डबल हो गए थे इन टाइम पीरियड, वो जो 1840 वाला जो टाइम पीरियड था वहाँ पे। और अगेन आने वाले 30 सालों बाद ये जो वर्कर्स थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अकेले, वो डबल ट्रिपल हो गए थे। ठीक है, तो आप बस इससे समझ लो, जस्ट बिकॉज एट दैट टाइम जो रेलवेज़ था वो बनना स्टार्ट हो गया था। आपको अपने अगर थोड़ी सी भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो क्योंकि रोड्स जो थे वो वाइडन हो गए थे, नए नए रेलवे स्टेशंस बन रहे थे, नई नई रेलवे लाइंस भी जो थी वो भी बढ़ रही थी, जो टनल्स डग होते हैं वो भी बन रही थी, जो ड्रेनेज होता है, जो सीवर्स जो भी होते हैं, जितने भी सारा का सारा ये डेवलपमेंट हो रहा था। दैट इज़ वाई लोगों को उधर ज़्यादा स्कोप लगा कि चलो कम से कम यहाँ पे हम परमानेंट बेसिस पे तो रहेंगे, बट वो भी कहीं ना कहीं परमानेंट नहीं था। ठीक है, आई होप अभी तक आपको यहाँ की चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते अपने अगले वाले टॉपिक की तरफ। ये सभी जो मैंने बताया ना, पूरी की पूरी कहानी यहाँ लिखी है, जस्ट लीव इट, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। अभी हम कॉलोनीज़ पे आ जाते हैं। चलो अभी मतलब जिस कंट्री को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाया था, जैसे कि हमारा प्यारा देश भारत, हम भी उसके एक टाइम पे कॉलोनी रह चुके हैं, आपको अगर पता होगा तो, और वैसी बात है सभी को पता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंडिया में इनने क्या करा उसके बारे में। अगेन हम बस फैक्ट्री इंडस्ट्री को नहीं देखेंगे यहाँ पे, हम नॉन मैकेनाइज्ड जो सेक्टर हुआ करते थे हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, और पहले हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, आप देखोगे जब मशीन इंडस्ट्री जब डेवलप नहीं हुई थी तो जो सिल्क, कॉटन, जस्ट अ मिनट, जब मशीन इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी तो जो सिल्क था, कॉटन था, ये इंडिया से बन के जाता था पूरे, जितने भी, ऐसा नहीं कि पूरे, बट हाँ ये जो सुपर पावर्स जो अपने आपको जो सुपर पावर्स क्लेम करते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका एट दैट टाइम, तो वहाँ पे जाता था। मोस्ट ऑफ द जो कंट्री थी वहाँ पे उनके साथ भी अपना ट्रेड वगैरह हुआ करता था। तो जो इंडिया की, आई नो मैं फिर से बोल रही हूँ कि अभी तो भारत हो गया, मुझे भारत बोलना चाहिए, बट हैबिट हो गई है इंडिया इंडिया बोलने की, तो इतनी जल्दी नहीं जाएंगी, आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो हमारा सिल्क और कॉटन था वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वो डोमिनेट कर रहा था, जस्ट बिकॉज कोर्स COARSE है ये। ठीक है, ये वो वाला कोर्स नहीं है। हाँ, तो वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा कॉटन और सिल्क होता था वो डोमिनेट करता था, जस्ट बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ये प्रोड्यूस करती थी, बट बहुत सारी कंट्रीज़ जब प्रोड्यूस करती थी ना कॉटन और सिल्क, तो जो उनके जो फाइनल क्लोथ्स बन के तैयार होते थे, स्पेशली जो कॉटन हुआ करता था वो बहुत ही कोर्स हुआ करता था। और क्योंकि जब इन लोगों के वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में जाती थी ये कॉटन एंड सिल्क वगैरह, तो उन लोगों को क्वालिटी पसंद नहीं आती थी, तो लोगों को कहाँ पे टर्न करना पड़ता था, टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो हमारे प्यारा देश जो है भारत, वहाँ पे कॉटन एंड सिल्क जो था वो बहुत ही बेहतरीन जो टेक्सटाइल्स थे, जो बहुत ही बेहतरीन जो कारीगरी थी उनसे ये लोग बनाते थे। ठीक है, ऑफकोर्स हाथ से बना होता था, बट फिर भी ठीक है। मान लो कॉटन के कपड़े, तो अचानक से खेत में से थोड़ी ना निकल जाएगा, आप कॉटन लोगे उससे कुछ ना कुछ तो बनाओगे ना। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो यहाँ के आप रॉ मटेरियल्स की बात करो, या फिर कॉटन से बने किसी क्लोथ की बात करो, या फिर किसी भी चीज़ की बात करो, वो बहुत ही बेस्टेस्ट क्वालिटी का हुआ करता था। दैट इज़ वाई यहाँ से जो लोग हैं, जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ से अपना ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करती थी। एंड दैट इज़ वाई जो इंडिया एट दैट टाइम था वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करता था व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल्स। ठीक है, आप देखोगे जो अर्मेनियन जो पर्शियन मर्चेंट हैं वो पंजाब से अफ़गानिस्तान, फिर ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया जैसे एरिया में ये सारे के सारे मर्चेंट्स हमसे ट्रेड करते थे। और फिर ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया जो है, ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया वाला जो एरिया, यहाँ पे ये लोग जाकर के ट्रेड करा करते थे। बहुत सारे से पोर्ट भी थे एट दैट टाइम। और ये मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ, अभी जब ब्रिटिश का अभी जब हमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनने अभी हमें डोमिनेट नहीं करके रखा है। ठीक है,
डील्स प्रॉपर वगैरह हुआ करती थी, सी ट्रेड भी हुआ करता था। प्री कॉलोनियल पोर्ट्स जो हुआ, प्री कॉलोनियल पोर्ट्स मतलब कि ऐसे पोर्ट्स जो पहले बहुत ज़्यादा फेमस थे, जहाँ से पहले ट्रेड वगैरह हुआ करता था, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उनने नए नए पोर्ट्स बना दिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो नए पोर्ट्स उनने बनाए थे उसकी वो ज़्यादा फेमस हो गए, वो ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए, एंड हेंस हम जो पहले वाला जो कॉलोनियल पोर्ट था हम उसको प्री कॉलोनियल पोर्ट बोलेंगे, ठीक है। वाया सी भी हमारा ट्रेड होता था। सूरत जो है गुजरात के कोस्ट पे जो सूरत है वो इंडिया को कनेक्ट करता था गल्फ से, रेड सी पोर्ट से, ठीक है। जो मसूलीपट्टनम है और कोरोमंडल कोस्ट पे है, और जो हुगली है बंगाल में, ठीक है, इनके जो ट्रेड लिंक्स वगैरह हुआ करते थे कहाँ पे, साउथ एशियन पोर्ट्स पे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको अगर मैप में जानकारी चाहिए ना तो मसूलीपट्टनम नहीं, मसूलीपट्टनम, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें पता होंगी कि ये कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, सूरत कहाँ पे। अब इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है, मैं भी नहीं बताने वाली हूँ। अब इतना एनालिसिस खुद करो, वरना अगर सब कुछ मिल जाएगा तो खुद कुछ भी नहीं आएगा, बस डिपेंड हो जाओगे सब वीडियोज़ पे ही, ठीक है। तो मैंने अभी इस वाले स्लाइड में प्रॉपर मैंने बताया कि इंडिया का एट दैट टाइम कनेक्शन कहाँ कहाँ से था, मतलब कहाँ कहाँ तक था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे चलो अभी ना मैं मर्चेंट के बारे में कुछ बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, कुछ बैंकर्स हुआ करते थे, ठीक है, कुछ इंडियन मर्चेंट हुआ करते थे और कुछ बैंकर्स हुआ करते थे जो ना इस ट्रेड जो ट्रेड नेटवर्क बना था एक्सपोर्ट का, इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे मैंने काम भी दे रखा है, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स। कहने का ये मतलब है कि अकेले के जो वर्कर्स थे वो ही नहीं इंगेज थे, यहाँ पर जो रिच जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो रिच मर्चेंट हुआ करते थे, उनमें जो वैराइटीज़ भी हुआ करती थी ऑफकोर्स वो, एंड दिस इज नॉट एंड, दिस इज एंड, ठीक है। जो इंडियन मर्चेंट जो हुआ करते थे बहुत सारे से मतलब जो रिच हुआ करते थे वो, और जो बैंकर्स हुआ करते थे वो इस नेटवर्क ऑफ जो एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब जो ये ट्रेड वगैरह हुआ करता था वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें ना दो कैटेगरी आती है, एक थे इंटरनेशनल मर्चेंट्स, थे इंडियन ही, मैं बता रही हूँ कौन थे वो, ठीक है। तो आप उनको बोल सकते हो कि ये मतलब इंडियन इंटरनेशनल मर्चेंट हुआ करते थे, ठीक है, होते इंडियन थे। अभी मैं 2 मिनट में बताती हूँ कि कौन थे। और एक थे सप्लाई मर्चेंट, जो बहुत रिच हुआ करते थे, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और जो अपने अंडर में लोगों को रखते थे। लाइक मैं बहुत रिच हूँ, मैंने अपने अंडर में 10-20 लोग को हायर कर रखा है काम के लिए, तो मैं कौन हुई, मैं इंटरनेशनल मर्चेंट हुई। और मुझे इंटरनेशनल मर्चेंट क्यों बोलोगे आप लोग, जस्ट बिकॉज जो मैंने नीचे के अपने लोगों को हायर कर रखा है, जिनको हम सप्लाई मर्चेंट कहेंगे, जस्ट बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाएंगे विलेज में, जो मैंने हायर कर रखे हैं उनको, मैं उनकी बात बता रही हूँ। वो लोग जाएंगे विलेज में वीवर से डील वील करेंगे, ठीक है, सारा सामान ले करके वो पोर्ट तक पहुँचाएंगे। फिर वो पोर्ट से जो इंटरनेशनल मर्चेंट्स हुआ करूँगी, ठीक है, मैं दूसरे मर्चेंट को पहुँचाऊँगी, ठीक है, या तो वो दूसरे स्टेट के हों, ठीक है, या फिर वो दूसरे कंट्री के हों, ठीक है, उनको भी बोलेंगे इंटरनेशनल मर्चेंट। तो मैं कौन हुई, मैं उस इंटरनेशनल मर्चेंट तक वो सामान पहुँचाने वाली सोर्स हुई। तो दैट इज़ वाई आप कह सकते हो मुझे भी इंटरनेशनल मर्चेंट। अभी आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये जो सप्लाई मर्चेंट हुआ करते थे ये हमेशा ही पोर्ट टाउन से कनेक्टेड हुआ करते थे। मैंने अभी बताया ना कि वो वीवर्स को एडवांस वगैरह दिया करते थे, उनसे जो कपड़े वगैरह थे वो सारा बनवाया करते थे एंड स्पोर्ट्स तक सप्लाई करा करते थे। बस फिर वो स्पोर्ट में से जो बिग शिपर्स हुआ करते थे, जो ब्रोकर्स वगैरह हुआ करते थे, वो लेकर के जाते थे। बट ये नेटवर्क आप देखोगे ना धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि इस नेटवर्क को 1750s तक की अगर मैं बात करूं, अभी तक ना बैटल ऑफ प्लासी हुआ है ना बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। अगर किसी को पता है कि ये दोनों कब हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। बट हाँ, बाय द टाइम ऑफ 1750 अभी तक ब्रिटिश का डोमिनेशन नहीं आया है हमारे पर, मतलब हाँ वो पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं आया है अभी तक, ठीक है, 1750 तक। तो इस टाइम तक तो ठीक था, चलो कोई बात नहीं, इंडियन मर्चेंट के थ्रू ये कंट्रोल हो रहा था। बट जैसे ही आप देखोगे इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे ये जो चेन था, ये जो आप कह सकते हो नेटवर्क था ये ट्रेड एक्सपोर्ट का या फिर एक्सपोर्ट ट्रेड का, वो टूटने लगा। जस्ट बिकॉज इसके बड़े सारे से रीजंस हैं। ग्रेजुअली क्या होता है, जो यूरोपियन कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी फालतू सी कंपनी थी, ठीक है, मतलब हाँ वही ट्रेड वाली कंपनी, सही समझ रहे हो लोग, तो इनने ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लिया, ठीक है। जब ये पावर पे आए आफ्टर ये बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की बात अब मैं करने जा रही हूँ। तो क्या करा इसके बाद, जैसे ही इन लोगों का पावर इस्टेब्लिश हो गया
तो जो हमारा ओल्ड पोर्ट था, जिसको मैंने आपको बताया प्री कॉलोनियल पोर्ट्स थे लाइक सूरत एंड हुगली, ठीक है, जिसके थ्रू जो लोकल मर्चेंट थे वो ट्रेड वगैरह करा करते थे, ये सब के सब ख़त्म हो गए इन द सेंस इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब ये कैसे हुआ? जब ये यूरोपियन कंपनीज आई हमारे भारत में, तो इनने लोकल कोर्ट से बहुत सारे से पहले तो कंसेशन लिए। इंडियन हिस्ट्री जब आपने आई थिंक स्पेक्ट्रम वाली सीरीज़ देख रखी होगी तो ठीक है, कहीं से भी देखो, देख के आना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो पहले तो इन लोगों ने जो कंपनी वाले थे, फालतू सी कंपनी वाले थे, उनने पहले लोकल कोर्ट से कंसेशन लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी जो मोनोपोली थी राइट टू ट्रेड, वो इनने मोनोपोली अपनी राइट टू ट्रेड पे इस्टेब्लिश करी। एंड जैसे ही इनका ये दोनों काम हुआ, इन्होंने नए नए पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि कैलकाटा, मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो अब जब ये नए नए पोर्ट्स बनाना शुरू कर दिए, मोनोपोली इनके पास में है, तो जो ये लोग चाहेंगे वही तो करेंगे। जो पोर्ट जिस ये लोग इसी वाले पोर्ट से ट्रेड वगैरह करा करते थे, तो जो सूरत और हुगली वाला पोर्ट था वो उसकी जो एफिशिएंसी थी आप या फिर कह सकते हो जितना प्रॉस्परस वो था, अब उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रॉस्परस ये कैलकाटा और ये मुंबई वाला पोर्ट हो गया था। समझ में आ रही है बात? और एक और चीज़, कहीं ना कहीं जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने में इन ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, पहले जो हुगली और क्या नाम है इसका, ये सूरत वाले पोर्ट पे हुआ करता था, पहले तो ये होना बंद हुआ। बोले कि नहीं, यहाँ से बिल्कुल नहीं करनी है। जो क्रेडिट था, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें थी, क्योंकि पहले हमारे उस पोर्ट से ही हुआ करती थी। अब पोर्ट पे आपने मना बोल दिया कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, ट्रेड को ही मोनोपोलाइज़ कर रखा है, तो क्या आपके ऊपर है, आप कहाँ से बोलोगे कि करने को, आप यहाँ से करना है या वहाँ से करना है। मना कर दिया इनने कि नहीं करना है, मना बोल दिया। फिर जो फाइनेंसेस थे वो भी ख़त्म होने लगे, ठीक है। जो लोकल बैंकर्स थे वो धीरे धीरे बैंकरप्सी की हालात में जाने लगे। इन द लास्ट ईयर ऑफ 17th सेंचुरी आप देखोगे जो ग्रॉस वैल्यू थी ट्रेड की, वो पहले 16 मिलियन हुआ करती थी, बट बाय द टाइम ऑफ 1740s ये 3 मिलियन तक हो गई थी। मतलब सोचो, पहले 16 मिलियन, ठीक है, जो सूरत की मैं पोर्ट की बात करूँ अगर, तो पहले देखो, पहले अकेले वहाँ पे 16 मिलियन का ट्रेड वगैरह हुआ करता था। अभी इस टाइम पीरियड पे बस 3 मिलियन, इस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद करा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड बॉम्बे एंड कैलकाटा ग्रो। मतलब सूरत और हुगली एक तरफ पे मतलब वो ख़त्म हो रहा था, वो डिक्लाइन की पोजीशन में जा रहा था। उसी टाइम पीरियड पे जो ये बॉम्बे और जो ये कैलकाटा वाला जो नया पोर्ट था वो आगे ग्रो कर रहा था, ठीक है। और अभी फिर देखो, एक और चीज़ ये थी कि जैसे ये लोग शिफ्ट हो रहे थे, जस्ट अ मिनट, हाँ यहीं पे आते हैं। जैसे ये लोग शिफ्ट हो रहे थे ना, मतलब जैसे ये लोग हरकतें कर रहे थे कि पहले ये ओल्ड पोर्ट थी, अब आपको यहाँ नहीं करना है, अब आपको नए वाले पोर्ट्स पे सेल करनी पड़ेगी और कोई और नहीं ले सकता है, वो हम ही ले सकते हैं। अब इन लोगों ने मोनोपोली कैसे इस्टेब्लिश करी, और मोनोपोली इस्टेब्लिश करना मतलब क्या होता है वो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे। बट अभी के लिए सुन लो कि जब ये जो शिफ्ट था ना इन लोगों का ओल्ड पोर्ट से न्यू पोर्ट तक, ये एक ना इंडिकेटर की तरह काम कर रहा था कि चलो ठीक है, मतलब अभी समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे जो ये कॉलोनियल पावर है उनका ग्रोथ हो रहा है, कैसे कैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है। आप ट्रेड को मोनोपोलाइज कर रहे हो। अब जो वो ट्रेड था वो नए पोर्ट से आने लगा था और उसको पहले इंडियन मर्चेंट कंट्रोल कर रहे थे, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी ये यूरोपियन जो कंपनीज थी वो कंट्रोल कर रही थी, और पहले नॉर्मल सी शिप्स वगैरह हुआ करती थी उसमें भी चली जाती थी, बट नहीं, अभी जो यूरोपियन शिप्स हैं उसमें ही जाती थी, ठीक है। वाइल जो वो पहले वाले जो ट्रेडिंग हाउसेस थे, ठीक है, चाहे अभी तो मैंने पोर्ट्स की बात करी, कुछ ट्रेडिंग हाउसेस भी हुआ करते थे। हाउसेस इन द सेंस कि कुछ घर वगैरह हुआ करते थे, या फिर कुछ उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज नहीं, काइंड ऑफ फैक्ट्री यू कैन से, बट उन लोगों ने ना वो जो पोर्ट वगैरह हुआ करता था वहाँ पे वो लोग स्टैब्लिश करा करते थे, ठीक है। एक वेयर हाउस टाइप का, वेयर हाउस कहना सही नहीं है बट फिर भी कुछ भी समझ लो, एक घर टाइप का होता था, जो एक्सेस जो उनका मटेरियल होता था वो वहीं पे रखा जाता था, ठीक है। वो भी अब कोलैप्स हो गए। जो सर्वाइवल था वो ख़राब हो गया, जो नेटवर्क था वो भी ख़राब हो गया, और अब जो कुछ भी हो रहा था वो एक नया शेप ले रहा था, जिसमें जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वो अपनी वो नॉट अपनी वो फालतू सी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका बहुत बड़ा हाथ था। ये सारी चीज़ें तो ऐसे हुई। अभी देखो ये लोग आ गए, ठीक है, इनने जो करना था करे। अभी हमारे ये जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स थे उनका क्या हुआ, ठीक है, जो इंडिया में ही रहकर, जो इंडियंस ही थे, इंडिया में ही रहते थे, उनका क्या हुआ हम ये नेक्स्ट वाले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पिक्चर्स इतने रेलेवेंट नहीं है तो मैंने कुछ इसको बताया नहीं पिक्चर्स के बारे में, ये सब मैं पहले करवा चुकी हूँ। और वीडियो को एंड करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन गाइज, तो जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं
वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट हाँ आप एक बार ना सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपको ही होगा। टीचर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बट सर की यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बना है, सर खुद ही रिप्लाई करते हैं। यहाँ पे सर का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उनको वहाँ पे भी DM कर सकते हो, आप सर को मेल भी कर सकते हो। बट ये मेल स्पेशली टीचर्स के लिए है, तो आप मेल ना करना, आप ये सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप सर को वहीं पे कांटेक्ट कर लो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बेनिफिट आपका ही होगा, ठीक है। और अगर सर के बताए हुए टाइम रूटीन पे, जो डेली रूटीन है उनका, उस पर चले, आई एम 110% श्योर कि सिलेक्शन हो ही जाना है। नहीं चलोगे तो आपकी गलती। एंड नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा कि व्यूवर्स का क्या हुआ, हम उसमें बात करेंगे कि इनने ट्रेड को कैसे मोनोपोलाइज़ करा, इसमें इनने क्या क्या करा, और व्यूवर्स और जो ये एक गुमास्ता हुआ करते थे, ये जो गुमास्त कौन हुआ करते थे, हम इनके बारे में, इनके बीच का रिलेशन देखेंगे। सो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझे आज का पार्ट मुझे खुद भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।